तो ठीक है, अभी जो है अभी तक अपन जो है वेक्टर कैलकुलस के जितने चैप्टर देखे उनमें जो है ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में अप्लाई करना देखा अभी लास्ट के कुछ वीडियोज़ के अंदर। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से अब मतलब जैसे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे थे, ग्रीन थ्योरम से एक बार कैलकुलेट किया, फिर लाइन इंटीग्रल के बाद में ग्रीन थ्योरम समझी, स्टोक्स थ्योरम समझी, स्टोक्स थ्योरम से भी लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला एक प्रॉब्लम जो है ना गेट डबल के अंदर आया हुआ है 2023 या 2022 में, ये वाली प्रॉब्लम से है ना हम समझेंगे लाइन इंटीग्रल जो है उसको ग्रीन थ्योरम से अप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ग्रीन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे लाइन इंटीग्रल पे तब क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, और जब स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तब क्या क्या चीज़ करेंगे। और दोनों में ये वाला एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसको थ्रू हम ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों से ही लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट होता है, उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। जब ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या चेक करेंगे, सरफेस, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तब क्या चीज़ चेक करना होता है दोनों इंटीग्रल के अंदर। और दोनों से अगर सोल्व कर रहे हैं और मान लो ग्रीन थ्योरम और उससे स्टोक्स थ्योरम से सोल्व कर रहे हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। अगर मतलब दोनों की अपनी अपनी जो भी डिमांड्स है दोनों थ्योरम्स की वो अगर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो थ्योरम्स अगर एप्लीकेबल है तो। इसको क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी वाले एक बार लाइन इंटीग्रल को देखते हैं। अब लाइन इंटीग्रल को पहले एक बार ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके देख लेते हैं इसके अंदर। ग्रीन थ्योरम के बाद में हम देखेंगे स्टोक्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। और तो चलिए एक बार मतलब ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है, देखो कोई भी लाइन इंटीग्रल होता है ना उसको आप कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो उसको एज ए लाइन इंटीग्रल भी सोल्व कर सकते हो, उसको ग्रीन से भी सोल्व कर सकते हो, और उसको स्टोक्स थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हो। उसमें कुछ कंडीशन है कि वो थ्योरम्स जो है इस पर्टिकुलर जगह पे लगनी चाहिए। तो पहले एक बार ग्रीन थ्योरम चेक करते हैं यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, ग्रीन्स थ्योरम, अब एक बार क्वेश्चन में देख लो क्या है कि ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है उस करो सी के अलोंग, है ना, और सी जो है वो सर्कल है, ठीक है, रेडियस 4/√π, तो सी क्लोज करो तो है। स्टोक्स थ्योरम यहाँ अप्लाई करने से पहले हमको सोचना पड़ेगा, हम देखते हैं स्टोक्स थ्योरम में जो है सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ सरफेस दे नहीं रखी। तो स्टोक्स थ्योरम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे, वो बहुत उसमें बहुत मजा आएगा स्टोक्स थ्योरम से जब इसको करेंगे तो, ठीक है ना। इस वाली को स्टोक्स थ्योरम से करेंगे तो आपको स्टोक्स थ्योरम जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, ग्रीन थ्योरम बोलती है कि कोई भी लाइन इंटीग्रल जो एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई टाइप का है, इस तरह का कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल है, उस क्लोज लाइन इंटीग्रल जो किसी करो सी के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस क्लोज लाइन इंटीग्रल को आप इस वाले डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो। किससे, जो y के साथ में उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जो x के साथ में उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और सिंस ये डबल इंटीग्रल है तो किसी रीजन पे कैलकुलेट किया जाएगा। और ये रीजन जो है उस करो सी से बाउंडेड, सी ने जो एरिया बाउंड रीजन बाउंडेड कर रखा है वो वाला रीजन आर है ना, उस पर ये डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे अपन जो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी करो सी है, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्या चेक करते हैं कि कोई कि पहली बात तो क्लोज करो होना चाहिए, तो वहाँ क्लोज करो दे रखा है। क्लोज करो के साथ में ये क्लोज करो हो गया। क्लोज करो के बाद में एक कंडीशन होती है इसमें कि ये वाला जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे ना, इसमें एफ और जी ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, और साथ में इनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए, तभी ग्रीन थ्योरम उस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सी जो है ना, सी की कंडीशन क्या है, सी एक क्लोज हो, क्लोज के साथ में पीस वाइज स्मूथ हो, तो वहाँ पे सर्कल है, पीस वाइज स्मूथ हो या रेगुलरली स्मूथ, तो सी है तो वो रेगुलरली स्मूथ ही है, तो यहाँ पे ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल। तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार ये वाला रीजन ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये वाला सर्कल सी है, तो सर्कल सी जो है वो हम मान ले रहे हैं कि ओरिजिन के अबाउट इस सर्कल को x² प्लस वाई, यहाँ पे दे नहीं रखा ना रेडियस, सेंटर नहीं दे रखा तो उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। उसको कहीं पे भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा अगर नहीं दे रखा है इक्वेशन तो ये कितना होगा 16/π, ये वाली इक्वेशन हो गई। इस वाले करो के अलोंग ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, और ये वाला करो सी जो है, ये वाला डबल इंटीग्रल जो है, ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है इसको डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट करेंगे। तो आर क्या है, इस करो सी से बाउंडेड रीजन, सी ने ये वाला रीजन बाउंड कर रखा है, ठीक है, सी ने ये वाला रीजन बाउंड कर रखा है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, देखो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा अपने लाइन इंटीग्रल को, ये लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर है ना, इसको अपने वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अपने वाली फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा, डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और एफ ये दे रखा है, ये बनेगा वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई। अब देखो इसमें अब चेक करो जरा एफ और जी जो है वो कंटिन्यूस है क्या, एफ क्या है ये, जी क्या है 2x
दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस होता है। साथ में फर्स्ट और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस चाहिए, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2, जो एक्स के साथ में उसका वाई के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 और 1 अपने आप में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वो दोनों भी कंटिन्यूस है, तो मतलब ये वाली साइड में भी एप्लीकेबल है। तो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला डबल इंटीग्रल क्या बनेगा, ये वाला लाइन इंटीग्रल बनेगा वाई के साथ में एक्स का रिस्पेक्ट में, और जो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका वाई के रिस्पेक्ट में, जो एक्स के साथ में उसका वाई के रिस्पेक्ट में, और साथ में डी एक्स डी वाई। और ये किसी रीजन आर पे कैलकुलेट किया जाता है, जो आर जो है ना वो इस करो सी ने बाउंड कर रखा है, तो सी ने ये वाला आर बाउंड कर रखा है, तो यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल लिखेंगे तो ये क्या बना डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई अब डबल इंटीग्रल किसी रीजन आर पे डी एक्स डी वाई का फॉर्म का है, तो इसलिए ये कंप्लीट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया अंडर दी दिस आर, मतलब ये आर जो है ना रीजन जो है एनक्लोज है उस रीजन का एरिया। तो इस रीजन क्या है, ये सर्कल से एनक्लोज्ड है, तो ये सर्कल मतलब ये सर्कल का एरिया चाहिए हमें, ये वाला टोटल एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर, आर कितना है 16/पाई, तो ये आंसर आया 16, ठीक है। अब ये ग्रीन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की, ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर लिया, तो ग्रीन का तो हमने पहले भी देखा था एप्लीकेबल थी, आंसर 16 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आप लाइन इंटीग्रल से सीधा भी कर सकते हो, सीधा करने में भी कुछ नहीं, वाई डालो, यहाँ भी आ गया ना वाई डी एक्स 2x वाई। अब सी क्या दिया हुआ है, वो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसका इक्वेशन एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई मान लो। अब एक्स को जो है वो आर कोस थीटा मान लो, वाई को आर साइन थीटा, मतलब 4/√पाई कोस थीटा 4/√पाई साइन थीटा। एक्स और वाई को थीटा की टर्म में लिया और थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई लगा दो, तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा, तब भी 16 आना चाहिए आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक झटके में कैलकुलेट हो गया। अब अपना मेन मोटिव इस क्वेश्चन में ये आंसर निकालना नहीं था, अपना मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेक करेंगे, और साथ में ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम को जक्स्टापोज करके देखेंगे कि किसके अंदर कौन कौन सी इस चीज़ के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों के अंदर लगाने से पहले उसमें क्या चेक करते हैं, इसमें क्या चेक करते हैं, तो डिफरेंशिएशन भी इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टोक्स थ्योरम से इसको करेंगे, स्टोक्स थ्योरम से इसको करने में मज़ा आएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन मज़ा आएगा। अब स्टोक्स थ्योरम से इसको देखते हैं एक बार, लाइन इंटीग्रल से आप खुद कैलकुलेट करना। अब स्टोक्स थ्योरम जब अप्लाई करेंगे इसमें, तब देखते हैं जरा, ये ग्रीन थ्योरम था, अब जरा इसको स्टोक्स थ्योरम से करते हैं स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी लाइन इंटीग्रल, कोई भी मतलब जो लाइन इंटीग्रल हमको दिया हुआ है f.dr, जिसमें f जो है f.dr है ना, ये वाला लाइन इंटीग्रल, ये वाले लाइन इंटीग्रल को आप ये वाले डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो, n×ds, ठीक है। और ये एक सरफेस, मतलब ये वाला लाइन इंटीग्रल जो इसको सरफेस इंटीग्रल से, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ले जाके कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं ना स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते टाइम, उसमें ये सरफेस क्या होती है, n का मीनिंग क्या है, ds का मीनिंग क्या है, डबल इंटीग्रल के अंदर ये वाला देखते हैं। अब देखो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती थी कि कोई भी वेक्टर फील्ड है, ठीक है, जो कि वेक्टर फील्ड जो है वो कंटिन्यूस है और उसका फर्स्ट और पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। साथ में ये जो एस है ना सरफेस, ये स्मूथ, रेगुलरली स्मूथ या पीस वाइज स्मूथ ओपन सरफेस है ना, ओपन सरफेस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन सरफेस का मतलब, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का मतलब पहले मैंने बता दिया था, ठीक है। ओपन सरफेस वैसी जो कोई करो सी जिसको बाउंड कर रखा है, जिसको आप अंदर से बाहर पूरा ट्रेवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सरफेस एस जो है वो इस क्लोज करो सी से बाउंडेड है, मतलब ये क्लोज करो सी जो है ना वो एनक्लोज कर रखा है इस ओपन सरफेस को। तब ये वाली ओपन सरफेस है, तब ओपन सरफेस के बारे में पता है, तो ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये एन कैप क्या होगा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ds क्या होगा उस सरफेस का कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये वाला अप्लाई करके देखते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे सरफेस एस तो दे नहीं रखी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर एस नहीं दे रखा, लेकिन सरफेस नहीं दे रखा, लेकिन ये वाली सरफेस, ये वाला इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है इसमें, तो सरफेस तो हमें चाहिए। और इतना मैं बोलता हूँ कि यहाँ सरफेस, ये जो स्टोक्स थ्योरम है यहाँ एप्लीकेबल है। अब स्टोक्स थ्योरम में देखना थोड़ा सा, स्टोक्स थ्योरम में मज़ा क्या है। स्टोक्स थ्योरम में जो है ना एक फ्रीडम हमको ऐसी मिली हुई है, वो वाली फ्रीडम बड़े बड़ी अच्छी टफ प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व करवा देगी। उसमें फ्रीडम ये है कि एज लॉन्ग एज करो सी इस सरफेस एस को एनक्लोज किया हुआ है,
क्या बोला मैं, जब तक सी कर्व जो है उस किसी सरफेस एस को एनक्लोज किया हुआ है, तब तक स्टोक्स थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे, इस सरफेस एस का शेप जो है ना वो इममटेरियल है हमारे लिए, ठीक है। ये इसका मतलब, ये वाले स्टोक्स थ्योरम का यही सबसे पॉइंट है। इममटेरियल होने का मतलब आप इस कर्व से दूर जाना नहीं है, इस कर्व को पकड़े रहना है। उसके बाद इस कर्व को एनक्लोज करने वाली जो सरफेस आप ले लो, जो सरफेस आपको माननी है, यहाँ पे तो दे नहीं रखी तो माननी तो पड़ेगी ना, अगर स्टोक्स लगानी है तो सरफेस, जो सरफेस आपको मानना है मान लो। सारी सरफेस, जो कंडीशन ये है कि वो सरफेस इस कर्व सी से एनक्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तब अगर जो सरफेस आप मान के ये वाला इंटीग्रल सोल्व करोगे, सभी सरफेसेस को मानने पे सेम आंसर इस इंटीग्रल का आएगा। तो अब इस इंटीग्रल को हम जो है वो दो अलग अलग शेप मान के, दो अलग अलग सरफेस एस लेके सोल्व करेंगे। जरा, अगर सरफेस एस इममटेरियल है तो दोनों सरफेस मानने के बाद सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या मान सकते हैं सरफेस सी, क्या दिया हुआ है सी, वो ये बोला है कि एक्स वाई प्लेन है ना, सी जो है वो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। ये कर्व सी को बाउंड कर रहा है, मतलब ये कर्व सी है ना। अब ये सी जो कर्व है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये देखो ये वाला जो है ये एनक्लोज कर सकता है हेमीस्फीयर को भी, मतलब हेमीस्फेरिकल सरफेस को भी एनक्लोज कर सकता है। यही कर्व जो है, यही कर्व जो है वो इस तरह के किसी कोन को भी एनक्लोज कर सकता है, कोन का भी गाइडिंग कर्व हो सकता है ना ये, तो ये कोन को भी एनक्लोज कर सकता है। और ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस को ये सी जो है वो एनक्लोज कर सकता है। अब जिन जिन एस, अब देखो ये इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो इस एस के बारे में पता होना चाहिए, एस आपको निकालना पड़ेगा, उसका इक्वेशन आप निकाल पाओ, क्यों, क्योंकि एन कैप निकालना पड़ेगा ना इसको निकालने के लिए। तो आप जो सरफेस चूज करना है चूज करो, प्रोवाइडेड ये है कि वो करो सी से बाउंडेड होनी चाहिए। तो एक बार हम हेमीस्फीयर लेंगे, एक बार ये कौन लेंगे, ठीक है, और दोनों में सेम आंसर आना चाहिए, दोनों बार सोल्व करें तो, ठीक है। अब दो बार ले लिया तो दो अगर सरफेस ले तो बाकी और भी लोगे तो सेम आंसर आना चाहिए, तो इन दो से वेरीफाई करके देख लेते हैं तो बाकी में भी सेम आएगा, ठीक है। अब जब इस वाले इंटीग्रल को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये क्लोज्ड करो सी है ना सर्कल, ये किसी हेमीस्फेरिकल सरफेस को जो है एनक्लोज कर रहा है, मतलब सरफेस जो है इसकी कर्व्ड सरफेस ये वाली है, तो कर्व्ड वाली सरफेस ये वाली है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा, सरफेस ऐसी माननी पड़ेगी जिसका इक्वेशन निकाल पाओ, क्योंकि वरना एन कैप नहीं निकाल पाओगे। जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 ये मिल गया हमको क्या, इस सरफेस, इस वाली पूरी एनक्लोज सरफेस का इक्वेशन, और ये ओपन सरफेस है, तो स्टोक्स की सारी डिमांड यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, हमको सरफेस भी मिल गई, ओपन भी मिल गई, एन कैप भी निकाल लेंगे उसका, और डेल क्रॉस एफ निकाल के देखते हैं। तो पहले इसमें डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं एक बार। तो डेल क्रॉस एफ क्या होगा, डेल क्रॉस एफ निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, जो अभी तक मैं बोला हूँ ना उसको एक बार 4 बार बैक करके सुन लेना है ना। और साथ में ये वाला क्या निकल के आया, y के साथ क्या है, y आई कैप के साथ y 2x, और साथ में इसमें 0। इस वाले को कैलकुलेट करो जरा, आई कैप के साथ में क्या आएगा, ये और ये तो 0 हो गया, z का x के रिस्पेक्ट में 0, तो 0 माइनस 0 माइनस जे कैप के साथ में क्या आएगा, ये और ये को छुपा लो, ये वाला 0, ये y का z के रिस्पेक्ट में, ये भी 0 माइनस 0 प्लस के कैप क्या निकल के आएगा, छुपाओ इन दोनों को, इसका आएगा 2 माइनस इसका आएगा 1। तो ये वाला जो डेल क्रॉस एफ निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आ गया के कैप, ठीक है, डेल क्रॉस एफ मिल गया। अब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, तो एन कैप क्या होता है, जो सरफेस आपने मानी है ना उसका नॉर्मल वेक्टर, तो वो सरफेस हमने जो है पहले बार यार सरफेस जो है हेमीस्फेरिकल मान ली है। सरफेस चूज करने के लिए आप ओपन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपको चूज करने के लिए, आपको जो सरफेस चूज करना है चूज करो जो इस इंटीग्रल को आसान बनाए। तो हेमीस्फीयर हमने चूज किया, हेमीस्फीयर चूज किया, तो हेमीस्फीयर का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, एन कैप, है ना। तो इसका एन कैप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप अपॉन स्क्वायर रूट में 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो सरफेस निकल के आएगा, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप, ये एन वेक्टर जो निकल के आएगा। और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू टू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है 16/पाई, और रूट में होगा तो 4/√पाई हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एन कैप इस सरफेस के लिए। अभी कौन को भूल जाओ, कौन से दोबारा सोल्व करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि एस जो है वो आप जो चूज करो एज लॉन्ग एज उसकी शेप जो है वो आपको जैसी चूज करना है चूज करो, एज लॉन्ग एज वो करो। सी उसको जो है एनक्लोज कर रहा है, उसका शेप मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है हेमिस्फीयर चूज कर लिया आसानी के लिए, क्योंकि इसका इक्वेशन मुझे पता है, तो ये वाला चूज कर लिया यहाँ पे। तो कौन का भी बाद में देखेंगे अभी। तो ये वाला जरा इंटीग्रल में रखो। अब डेल क्रॉस एफ के कैप डॉट एन कैप करना है, तो उसका के कैप ये वाला के कैप आया, और उसका एन कैप में आई और जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, के साथ बचेगा तो कितना बचेगा z/4√पाई। तो ये डबल इंटीग्रल जो बन गया ये हमारे पास बन गया z/4/√पाई, और ये कितना होगा ds। अब ये ds क्या होता है, जो सरफेस आपने ली है उस सरफेस का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन, वो वाला इस वाले ds का है ना। तो ये वाली सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे तो xy प्लेन पे लेंगे, तो xy प्लेन पे अगर इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा, प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो टॉप व्यू देखेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये वाला सर्कल फॉर्म होगा, ये वाला सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये टॉप व्यू से ये वाला सर्कल फॉर्म होगा xy प्लेन के अंदर। तो xy प्लेन में ये वाला सर्कल फॉर्म हो गया। तो अब ये ds जो लेंगे वो dx dy/n कैप डॉट जिधर में प्रोजेक्शन लिया है उसका परपेंडिकुलर, इसका n कैप वेक्टर किधर में होगा, के कैप की डायरेक्शन में। तो ये वाला इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा z/4/√पाई टाइम्स ds कितना लिया dx dy, क्योंकि xy प्लेन में प्रोजेक्शन n कैप डॉट के कैप, क्योंकि xy पे प्रोजेक्शन लिया है ना, तो यहाँ पे के कैप वेक्टर आएगा n कैप के साथ, ठीक है। तो ये वाला n कैप डॉट के कैप करो जरा, n कैप क्या है ये, और इसके साथ में इसका कैप का इसके साथ डॉट लेंगे तो ये z/4/√पाई लेंगे। तो ये कितना होगा z/4/√पाई dx dy/4/√पाई। अब आपको समझ आ गया होगा कि सरफेस जो है वो इमटेरियल क्यों हो जाती है, क्योंकि ये कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो उधर से कैंसिल कर देना। तो ये वाला सिंपली डबल इंटीग्रल बन गया क्या, dx dy और सरफेस एस, है ना। तो ये वाला डबल इंटीग्रल जो है किस चीज़ को बताता है, इस वाली सरफेस का, ये वाला जो पर्टिकुलर सरफेस है इसका एरिया, ये क्या है सर्कल है, और सर्कल इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड पे इसका एक्स वाई पे प्रोजेक्शन लिया है ना, तो जेड जीरो किया तो 16/पाई। तो इसका सर्कल का एरिया क्या होगा, आर कितना है इसमें 16 आर कितना 4/√पाई, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई टाइम्स सर्कल का, इसी सर्कल जो है इसने जो रीजन एनक्लोज करा उसका एरिया है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना होगा 16/पाई। तो यहाँ से भी 16 आया, मतलब ग्रीन से सोल्व किया था तब भी 16 आया था। अब मैं जब बार बार बोल रहा हूँ कि जब स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एस जो है उसका शेप इंडिपेंडेंट है, इमटेरियल है ना। वो आप जो चूज करना है चूज करो, एज लॉन्ग एज आप एन कैप कैलकुलेट कर पाओ या ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाओ। तो अगर मैंने ये हेमिस्फीयर अपनी मर्जी से चूज कर लिया, यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ क्लोज करो दिया हुआ था, ठीक है। तो स्टोक्स से भी 16 आ गया, ग्रीन से भी 16 आ गया, लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करोगे तब भी 16 आएगा। अब मुझे ये जानना है कि ये एस जो है सच में इसका ये इमटेरियल है क्या, इसका शेप। तो मैं अगर कौन को चूज कर रहा हूँ तब भी तो 16 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कौन चूज कर रहा हूँ, तो एक बार अगर मैं इस सरफेस को कौन चूज करता हूँ, ये इसको हेमिस्फीयर चूज करने के बजाय ये वाली सरफेस को मैं कौन चूज कर रहा हूँ, ये x y और ये z। ये भाई साहब बोले सी जो है वो सर्कल है 4/√पाई का, ठीक है, उसको मैं मान ले रहा हूँ ये वाला सर्कल है सी। ये सी किसी भी सरफेस को एनक्लोज कर सकता है, हेमिस्फीयर को किया, आंसर ये निकाला। अब मैं मान रहा हूँ कि ये कौन को एनक्लोज कर रहा है और कौन का एज ए गाइडिंग करो बन रहा है। ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई, ठीक है। ये जो है इसका गाइडिंग करो है, और साथ में एक्स वाई प्लेन पे है तो इसमें जेड जीरो होगा, ठीक है। ये कौन का गाइडिंग करो है, और साथ में मैं इसका मान ले रहा हूँ वर्टेक्स 0 0 1 है। क्यों? क्योंकि हमको वो इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो कौन की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। वो इंटीग्रल कैलकुलेट करने में सरफेस आपको वही चूज करनी है जो इंटीग्रल को आसान बनाए, या फिर उसका एन कैप कैलकुलेट कर पाओ। कोई ऐसी रैंडमली सरफेस, जैसे ये जो है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो जो है वो किसी रैंडम सरफेस को भी तो बाउंड कर सकता है, ऐसे इन्फाइनेट नंबर ऑफ सरफेस को जो है एनक्लोज कर सकता है ये वाला करो। लेकिन इसका इक्वेशन निकाल लो कि ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन कौन सी सरफेस है, तो जिन सरफेस का इक्वेशन ही नहीं निकाल सकते वहाँ एन कैप नहीं निकलेगा, एन कैप नहीं निकलेगा तो इंटीग्रल भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो मैं कौन ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि कौन का मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कौन का इक्वेशन निकालते हैं तो क्या ये वाला एक जनरेटर के अलोंग जो है ये वाला इसका एक जनरेटर ले लेते हैं, मान लो जनरेटिंग लाइन जो है x इक्वल टू एल, उसका इक्वेशन जो y माइनस एम इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन n है इसका इक्वेशन, और z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 कौन का इक्वेशन है एनालिटिक ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। x इक्वल टू एल, y इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस का 1/n, तो यहाँ पे x y z क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा माइनस का l/n, y क्या मिला माइनस का m/n, इन दोनों को उठा के ये गाइडिंग करो के अंदर रख दो तो कौन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो गाइडिंग करो में डालो जरा x को, तो वो क्या बनेगा l/n का होल स्क्वायर, माइनस है लेकिन वो प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे ही m/n का होल स्क्वायर और इक्वल टू 16/पाई। अब lmn को हटा दो यहाँ से, lmn को हटाएंगे तो l देखो l/n का रेशियो चाहिए, तो l/n क्या होगा x/z माइनस 1, x/z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m/n क्या है y/z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई। ये हो गई इस कोण की इक्वेशन, ठीक है। ये इस कोण की इक्वेशन हो गई, तो ये इसको लिख लेता हूँ ज़रा तमीज़ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई और ये z माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर टर्म में ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जो है वो हमको, अब मुझे ये जो सरफेस एस है वो ये वाली मिल गई है, ठीक है। अब सरफेस एस मिल गई है तो वही सारा करेंगे वापस से, डेल क्रॉस एफ तो जो है वो के कैप ही रहेगा, डेल क्रॉस एफ के कैप ही रहेगा। अब ये वाली सरफेस पे डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा है, तो इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर चाहिए हमको। इस सरफेस में नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इस पे नॉर्मल वेक्टर किधर में निकालें, ज़रा एक बार इधर में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो ग्रेड एफ से निकलेगा, ग्रेड एफ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है ना, मोड ऑफ ग्रेड एफ, यूनिट वेक्टर चाहिए ना एन कैप, तो वो क्या आएगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप, ग्रेडियंट निकालना आ रहा है ना, इस फंक्शन को ग्रेडियंट में डालना है बस, वो उससे नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और साथ में ये वाला होगा माइनस का 32/पाई z माइनस 1 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, साथ में एक 4 इसमें भी होगा, तो 2 बाहर रख के दोनों को कट कर देगा, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये नीचे में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला 2 कट हो जाएगा ना, ठीक है। और इसमें बचेगा कितना, इसमें से 4 निकाल, या ये वाला बचेगा 16, और साथ में इसका स्क्वायर प्लस 16/पाई, इसमें से कितना था 32, 4 निकाला तो 8 बचा था यहाँ पे, ठीक है। 8/पाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला अंदर में बच गया था, ठीक है। इसका नॉर्मल वेक्टर निकाला तो ये वाला जो पूरा का पूरा हमको मिल गया है, ये वाला पूरा का पूरा ये एन कैप मिल गया है, ठीक है। ये एक्स आई कैप वाई जे कैप माइनस ये वाला पूरा, अब ये एन कैप मिल गया है तो ये एन कैप जो है उसका के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप है ना, तो ये वाला जो डबल इंटीग्रल बनेगा अब वापस से वो डेल क्रॉस एफ क्या है के कैप, इसका के कैप लेंगे तो ये क्या के कैप आई कैप जाई कैप के साथ में 0, ये वाला बचेगा, तो ये वाला बचेगा माइनस का 16/पाई z माइनस 1 अपॉन में जो ये रूट में बचा हुआ है ये वाला क्वांटिटी, ठीक है, इनटू ये वाला क्वांटिटी साथ में बनेगा ds। अब ds क्या होता है, ds जो है, अब देखो अल्टीमेटली जो सरफेस हम चूज कर रहे हैं ना, उस सरफेस में चूज करने के बाद में जो भी उस सरफेस के साथ एन कैप जैसा खेला करके आ रहे हैं, उसके बाद अल्टीमेटली हम ds लेने के लिए जो है ना उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शन जो है ना वो बाउंडेड है इस करो c से, ठीक है। यही करो c, इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये करो c जो है उसका एनक्लोज्ड एरिया ही तो आएगा। अब ये सरफेस आपको जैसा चूज करना है चूज करना हो, जब तक ये करो c से आप किसी का आप साथ नहीं छोड़ रहे हो, एज लॉन्ग एज दिस करो सरफेस एस इज बाउंडेड बाय दिस करो c, आपको जो चूज करना है चूज कर लो। यहाँ पे dx लोगे ना, जब प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ पे टर्म जो है वो ऐसी आएगी कि उस वाले को कैंसिल कर देगी, उस वाले को कैंसिल कर देगी, तो सरफेस अपने आप इमटेरियल होगी ना उसका शेप, क्यों, क्योंकि एन कैप तो उसने निकलवा दिया। अब प्रोजेक्शन लिया तो प्रोजेक्शन पे वहीं पे इसका जब प्रोजेक्शन इस पे लेंगे कोन का, तो कोन का प्रोजेक्शन भी तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई, और वही रीजन बाउंडेड होगा इसका भी, ठीक है।
अब जब यही इसमें आ रहा है, यही जब हेमिस्फीयर लिया था तब आ रहा था, यही जब कोई और सरफेस लोगे, क्यों? क्योंकि उस सरफेस को भी तो यही बाउंड करेगा, जब इसका प्रोजेक्शन लोगे तब भी यही दिखेगा। तो जो सरफेस लेना है आपको लेना है, लो हमेशा जो उसका प्रोजेक्शन है वो इसी सरफेस को बाउंड करेगा, तो उसकी शेप जो है वो अपने आप इमटेरियल होगी, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ds को, तो ds को ये वाला इंटीग्रल क्या निकल के आएगा, -16/पाई z-1 अपॉन में रूट में ये वाली टर्म इनटू, जब इसका इस पे प्रोजेक्शन लिया XY प्लेन के ऊपर इस सरफेस का, तो ये वाला प्रोजेक्शन वो कुछ इस करो सी से बाउंडेड इस तरह का नजर आएगा। तो इसमें क्या लेंगे ds को, dx dy अपॉन एन कैप डॉट ये वाले सरफेस का ओरिएंटेशन होता है आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, के कैप, जेड की तरफ में होगा, जेड की तरफ में होगा तो एन कैप डॉट के कैप करोगे। तो एन कैप क्या है, ये इसका के कैप लो, यही वाला टर्म के कैप, ये वाला के साथ तो डॉट जीरो हो जाएगा, ये वाले के साथ डॉट आएगा, ये वाले के साथ डॉट आएगा, तो ये -16/पाई z-1 अपॉन में स्क्वायर रूट में ये वाली टर्म पूरी, ये तो सबके नीचे है ना, तो ये जेड के नीचे भी है इसलिए यहाँ पे आ गई। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम बन गया, तो अल्टीमेटली हमारा इंटीग्रल क्या निकल के आया, dx dy, और ये सरफेस S के ऊपर, इस वाली S के ऊपर है ना, ये S का ही प्रोजेक्शन है, मतलब इसको S डैश से नाम दे देते हैं, तो उसी के ऊपर ये वाला प्रोजेक्शन निकाल के सोल्व करेंगे। अब ये वाला डबल इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, जो सरफेस S है उसका प्रोजेक्शन ने जो एरिया कवर कर रखा है वो वाला, तो ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर, तो पाई टाइम्स r कितना है, r स्क्वायर कितना, r कितना 4/√पाई, या x² इक्वल टू r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर इक्वल टू 16/पाई, ये वाला फिर से 16 आंसर, ठीक है। तो अब समझे होंगे सरफेस में जो मैं स्टोक्स थ्योरम में वो चीज़ें बोल रहा था उस टाइम समझे नहीं थी कि ये एस ओपन क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट क्या बोल रहा है, कोई शेप का मतलब शेप जो है इमटेरियल है, ये सब क्या बोल रहा है। अब समझ में आया होगा वो सारा स्टेटमेंट जो मैं पहले बोला था, किस स्टेटमेंट का क्या मतलब है और कब कौन सा इमटेरियल हो जाता है। तो अब समझा ना, दोनों से हेमिस्फीयर लिया और ये वाला लिया, ऐसे आपको जो मर्जी सरफेस है उसकी इक्वेशन आप निकाल सको ताकि एन कैप कैलकुलेट कर पाए। जो सरफेस लेना है लेके देख लेना, सेम आंसर आएगा। तो ये वाले वीडियो से समझा होगा, ये क्वेश्चन तो 2 लाइन में हो जाना था, ठीक है। वो जो ग्रीन थ्योरम से किए थे तो हो ही जाना था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40 सेकंड पेन चलाना होगा, वो ग्रीन से हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम जब हमको सरफेस एस नहीं दिया और मान लो ये कुछ सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आता और बोला स्टोक्स से करो, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करो इस पर, तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करो तो तब तो एस इमेजिन करना पड़ेगा ना हमको, ऐसे इमेजिन का तब जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से करना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो एस अब जो है वो, अब देखो समझ में आया होगा, कोई भी लाइन इंटीग्रल दिया हो ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो उसको बहुत सारे तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में, लाइन इंटीग्रल को ग्रीन से भी कर सकते हो, स्टोक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम था, मतलब इसका मेन मोटिव था अपना ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद में दोनों में पता करना कि किस थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस थ्योरम की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने एक्सप्लेन कर दी, ग्रीन थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ वीडियो में एक्सप्लेन की थी, इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको लाइन इंटीग्रल आप खुद कैलकुलेट कर लेना, लाइन इंटीग्रल f.dr जो ऐसे बताया था, तो वो भी 16 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का और प्रॉब्लम होगा तो और अच्छा सा कोई प्रॉब्लम लेके आऊँगा। बाकी साथ में अभी हम डाइवर्जेंस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और स्टोक्स के कुछ और क्वेश्चन जो यूपीएससी में एज ऑप्शनल जो है उसमें पूछा हुआ है काफ़ी सारा, तो वो वाला भी कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।